उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होने वाले उपचुनाव और आने वाले त्योहारों के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, यानी कि 2 in 1 तैयारी चल रही है। दरअसल योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सभी डीएम और कमिश्नर को अपने अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में स्व मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट देनी होगी। डीएम और कमिश्नर की इस रिपोर्ट का उल्लेख उनकी एसीआर यानी कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी किया जाएगा। आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। ये जानकारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बनेगा। साथ ही यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी योगी सरकार की पूरी तैयारी चल रही है। तो क्या चल रहा है यूपी की राजनीति में, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब सभी डीएम और कमिश्नर को अपने अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में स्व मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट देनी होगी। डीएम और कमिश्नर की इस रिपोर्ट का उल्लेख उनकी एसीआर में भी किया जाएगा। आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बात की पूरी डिटेल भी साझा की है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर और डीएम के क्षेत्र में निवेश को लेकर भी रिपोर्ट तैयार होगी। निवेश में डीएम और कमिश्नर की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। बकौल मुख्य सचिव प्रदेश में निवेश को लेकर डीएम कमिश्नर की भूमिका बड़ी है। ऐसे में सालाना एसीआर में डीएम कमिश्नर को अपने जिले में निवेश लोन संबंधित प्रगति को लिखना होगा। डीएम के एसीआर में निवेश के आधार पर ग्रेडिंग भी होगी। डीएम के बेहतर परफॉर्मेंस पर उनको सम्मानित करने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने आगे कहा कि उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे जिलों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कैश डिपॉजिट रेशियो कम है। हर साल के अप्रैल में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो डीएम और कमिश्नर को बताया जाएगा। डीएम के प्रयास से निवेश कहां आया है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। मुख्य सचिव मनोज सिंह के मुताबिक 12 लाख करोड़ के डिपॉजिट में सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है और दूसरे नंबर पर यूपी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान दे। इससे पहले मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी कमिश्नर और डीएम से कहा था कि जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान दिया जाए। मनोज सिंह ने यह भी कहा था कि अधिकारी अपने संबंधित विधायक और सांसद के फोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखें। कॉल आने पर उनकी बातों को सुने। यदि बैठक में व्यस्त हैं तो बाद में उन्हें कॉल बैक कर सकते हैं। दरअसल मुख्य सचिव ने बीते शुक्रवार को सभी डीएम और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। इस बैठक में मुख्य सचिव ने कहा था कि मंडल और जिला स्तर पर आयोजित होने वाले बैठकों में जिन जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है वहां उनके प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानजनक व्यवस्था भी की जाए। साथ ही उनके माध्यम से मिलने वाले जन शिकायतों और समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करें। और साथ ही बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उल्लास और उमंग के इस अवसर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि आगामी 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे अनवरत बिजली आपूर्ति हो। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इस संबंध में आवश्यक तैयारी भी कर ली जाए। त्योहार और पर्व को लेकर अहम बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहार और पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आने वाले दिनों में धनतेरस, अयोध्या दीपोत्सव, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देवोत्नाथ एकादशी, वाराणसी देव दीपावली और छठ महापर्व जैसे विशेष त्योहार है। इसके अलावा अयोध्या में पंचकोसी, 14 कोसी परिक्रमा, कार्तिक पूर्णिमा स्नान आदि मेलों का आयोजन भी इसी अवधि में है। शांति, सुरक्षा और सुशासन के दृष्टिगत ये समय संवेदनशील है। पिछले अनुभवों से ये सीख लें। पर्व त्योहारों के इस समय में पुलिस और प्रशासन सहित पूरी टीम यूपी को 24 घंटे यानी कि 24/7 अलर्ट रहना होगा। मुख्यमंत्री ने
अधिकारियों से कहा कि सभी पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो। इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाए। पिछले 1 माह की गतिविधियों की समीक्षा करें और चिन्हित उपद्रवियों अराजक तत्वों को पाबंद करें। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से पेश आया जाए। यह हर्ष और उल्लास का समय है, इसमें उपद्रव स्वीकार नहीं किया जा सकता। अराजक तत्वों उपद्रवियों को उनकी भाषा में ही जवाब देना उचित होगा। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर चौकसी बढ़ाई जाए। हर जिले में ऐसी टीम होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर निगरानी करती रहे। फेक अकाउंट बनाकर माहौल खराब करने वाली अफवाह, फेक न्यूज प्रसारित करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दीपावली के लिए पटाखों के दुकानों और गोदामों का आबादी से दूर होना सुनिश्चित कराया जाए। जहां पटाखों का क्रय विक्रय हो वहां फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम किए जाए। पुलिस बल की सक्रियता भी बनी रहे। पटाखों की दुकान खुले स्थान पर हो, इन्हें लाइसेंस NOC समय से जारी कर दिया जाए। पटाखों के अवैध भंडारण पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को दीपावली से पहले निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी स्तर पर विलंब नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि एजेंसियों से भी समन्वय बना ले। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उल्लास और उमंग के इस अवसर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि आगामी 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे अनवरत बिजली आपूर्ति हो। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इस संबंध में आवश्यक तैयारी कर ली जाए। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रामा सेवाएं अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। गांव हो या नगर, हर जगह चिकित्सकों की सुलभ उपलब्धि होनी ही चाहिए। तो ये तमाम जानकारियां और तमाम चीजें जितने भी अवसर है सबसे बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने साझा की है। उपचुनाव में बीजेपी की तैयारी। अब बात करते हैं यूपी में होने वाले उपचुनाव की। तो साल 2024 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 25 तारीख नामांकन का आखिरी तारीख था और भाजपा ने 24 तारीख को अपनी लिस्ट जारी की। इसके बाद सभी सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने नामांकन से ही विपक्ष पर मानसिक दबाव बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। नामांकन में सभी सीटों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के बड़े नेता हर एक प्रत्याशी के साथ नामांकन कराते हुए दिखाई देंगे। उपचुनाव की तैयारी के दौरान ही सीएम योगी ने सभी सीटों पर मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर पिछले दिनों हुई बैठक में 30 मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया था, जिनमें से 13 मंत्री और 17 राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्रवार संगठन के नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई थी वे लोग नामांकन में शामिल होंगे। पार्टी ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई है, जिनमें से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उनकी क्षेत्र की सीट फूलपुर पर जिम्मेदारी दी गई है। वो वहां फूलपुर से प्रत्याशी का नामांकन कराएंगे। उनके साथ यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह और मंत्री राकेश सचान भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ड्यूटी कटहरी सीट पर लगाई गई है। वे वहां नामांकन कराएंगे। कुंदरकी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहेंगे। वहीं अन्य सीटों पर भी प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। कांग्रेस ने मान लिया हार। बात करें यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारी को लेकर सपा और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, तो देश में बहुत तेजी से मजबूत हो रही कांग्रेस के लिए ये दुस्वप्न जैसा है, यानी कि बुरे सपने जैसा है। विशेषकर यूपी कांग्रेस के लिए तो बहुत ही शॉकिंग खबर है ये। रण में उतरने से पहले ही जब योद्धा हार मान ले तो सैनिकों की स्थिति विकट हो जाती है। दरअसल 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी 9 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार सपा के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने इसका ऐलान भी कर दिया। सपा प्रमुख का ये ऐलान इसीलिए अहम है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में लंबे समय से खींचतान देखी जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दांव के आगे कांग्रेस
चित हो गई है या कांग्रेस ने लड़ने का मन ही नहीं बनाया। क्या सही है, ये फैसला ये विवाद का विषय हो सकता है, पर कांग्रेस के लिए निश्चित ही ये शर्मिंदगी का विषय बन चुका है। अगर समाजवादी पार्टी कुछ कमजोर सीटें कांग्रेस को दे भी रही थी तो कांग्रेस को उन सीटों पर लड़ना चाहिए था। क्या हुआ अगर वो सीटें वो हार जाते? कम से कम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी को लेकर उत्साह तो बना रहता। ये तो बिना लड़े ही रण छोड़ देने जैसा बात हो गया और शर्मिंदगी से बचने के लिए समाजवादी पार्टी का पल्लू में मुंह छिपाने जैसा है। ये तो है राजनीति के बाद, लेकिन हमारी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।